Good afternoon and welcome back to Rishikul Biology Classes, my YouTube channel. So, I welcome all of you to this video lecture, and today I am going to teach you the prokaryotic cell envelope system. तो बेटा जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा होगा कि मैंने आप सारे बच्चों को प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर को स्टार्ट किया था, प्रोकैरियोटिक सेल का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन दिया था. तो as I said in my previous video lecture that in the coming video lecture I will discuss about the envelope system that surrounds the prokaryotic cell, right? तो बेटा वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा एक मोटिवेशनल कोट मैं आपको सुनाता हूं, आप शायरी कर सकते हो. काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए. ध्यान से सुनिएगा. काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए. काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए. हर कदम चलो ऐसा कि हर कदम तुम्हारा एक निशान बन जाए. यहां जिंदगी तो काट लेते हैं सभी लोग. यहां जिंदगी तो काट लेते हैं सभी लोग. तुम जियो ऐसा कि जिंदगी एक मिसाल बन जाए. ठीक है, चलिए. तो इसके साथ ही हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर प्रोकैरियोटिक सेल के एनवेलप सिस्टम. तो आप सारे बच्चे इस बात को अच्छे से जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल आपके क्या हो जाते हैं. इसके अंदर जो आपकी लिक्विड प्रेजेंट होती है दैट इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म. ओके, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर मैं यहां पर ड्रॉ करता हूं. दिस इज द बैक्टीरियल सेल. सपोज दिस इज अ नॉन मोटाइल बैक्टीरियल सेल, मतलब यह बैक्टीरिया मूवमेंट नहीं कर रहा है, तो मैंने इस पर फ्लैजिला नहीं बनाया. क्लियर? तो जब इस एनवेलप सिस्टम को देखा गया तो इट अपीयर्स लाइक अ सिंगल एनवेलप. मतलब यहां पर जितने भी लेयर्स हैं ऐसा लगता था कि एक सिंगल लेयर आपको दिखने में लगती है. लेकिन जैसे क्या होता है कि माइक्रोस्कोप के रिजोल्यूशन को इंक्रीज किया जाता है तो इट अपीयर्स एज अ 3 डिफरेंट लेयर स्ट्रक्चर. मतलब 3 अलग अलग लेयर के स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं जो एक साथ क्या होते हैं, विच टुगेदर अपीयर्स एज अ सिंगल लेयर स्ट्रक्चर. मतलब तीनों लेयर माइक्रोस्कोप के रिजोल्यूशन को बढ़ाने के बाद ये तीनों लेयर्स आपको डिफरेंशिएट, मतलब कि अलग अलग लेयर्स को आप ऑब्जर्व कर सकते हो. तो इस लेयर में आप देखो, इसको कहा जाता है आपका एनवेलप सिस्टम. तो जो सबसे बाहर की लेयर है, दिस इज द आउटर मोस्ट लेयर. दिस लेयर इज कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स. ओके, नेक्स्ट द सेकेंड लेयर, दिस इज द सेल वॉल. तो सेल वॉल is present in fungi, plant cells and in some protists also. So this is specially called as bacterial cell wall. इसलिए इसे क्या हो जाता है, डिफरेंशिएट करने के लिए बैक्टीरियल सेल वॉल एक अलग से टर्म यहां पर यूज किया गया. राइट? थर्ड एंड इनर मोस्ट लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सबसे अंदर की जो लेयर हो जाती है वो कौन सी लेयर होती है बच्चों? वो लेयर हो जाती है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन. राइट? तो अब इसमें आपको देखना है कि इस पूरे के पूरे एनवेलप, मतलब सिंगल एनवेलप जो 3 लेयर्स की बनी हुई है, तो ये लेयर किसे प्रोटेक्ट करने का काम करती है? ऑब्वियसली बैक्टीरिया के अंदर जो प्लेस दैट इज कॉल्ड बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म और प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म. तो ये जो बैक्टीरियल और प्रोकैरियोटिक साइटोप्लाज्म है, इसे बाहर के सराउंडिंग से, बाहर के एनवायरनमेंट से इसे बचाने का काम करती है ये लेयर. राइट? क्योंकि बाहर ऐसा हो सकता है कि बाहर में ड्राफ्ट कंडीशन, सूखा हो सकता है, हाई टेम्परेचर हो सकता है, या अदर अनफेवरेबल कंडीशंस प्रेजेंट हो सकते हैं, जिससे बचाने के लिए, यानी कि ये एक तरह से प्रोटेक्टिव लेयर का काम करती है. उसके बाद आप ये देखो, दिस लेयर, अपार्ट फ्रॉम दिस लेयर, बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में जो भी सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं
तो बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के किसी भी सेल ऑर्गेनल में कोई भी सिंगल या डबल मेम्ब्रेन एनवेलप नहीं पाई जाती है। जैसे आपको मैं बताऊं, वैसे आगे मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा ऑल सेल ऑर्गेनल्स को। सो देयर आर राइबोसोम्स प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म एंड राइबोसोम्स आर मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स। राइबोसोम्स चाहे आपके प्रोकैरियोटिक सेल्स में पाए जाएं या फिर राइबोसोम्स आपके यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट हो, दोनों किसी भी सेल में ये प्रेजेंट हो तो दोनों सेल्स में राइबोसोम्स क्या हो जाते हैं? दीज आर मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल्स। इसके अलावा बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म में यू विल ऑब्जर्व inclusion bodies, Rutherford material, these are also membraneless। तो अब इसमें बेटा बात क्या हो जाती कि only one envelope is present in the bacterial cell। मतलब ये जो आप डायग्राम में पिक में जो आप ये देख रहे हो बोर्ड पर, केवल एक ही आपके एनवेलप सिस्टम पाए जाते हैं। इसलिए कहा जाता है इन प्रोकैरियोटिक सेल सिंगल एनवेलप सिस्टम इज प्रेजेंट। ये क्वेश्चन नीट में अनेकों बार पूछे गए हैं। आप बच्चे देखोगे क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है। सिंगल एनवेलप सिस्टम इज प्रेजेंट इन ए सैक्चारोमाइसिस सेरेविएसी, बी क्लेमाइडोमोनास, सी प्लेटीहेलमिंथस एंड डी एस्चेरिचिया कोलाई। तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होना चाहिए? यस, आपका आंसर होना चाहिए डी एस्चेरिचिया कोलाई, बिकॉज डी एस्चेरिचिया कोलाई इज अ प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरियल सेल। तो सिंगल एनवेलप सिस्टम कहां पाए जाते हैं? सिंगल एनवेलप सिस्टम हमेशा पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई भी जो भी सेल ऑर्गन्स पाए जाएंगे, किसी में भी कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होगी। नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स आर प्रेजेंट इन अ प्रोकैरियोटिक सेल। ये बात आपको याद रखनी है। तो चलें वापस आते हैं हम लोग इस लेयर पर। तो द आउटर मोस्ट लेयर इज नोन एज द ग्लाइकोकैलिक्स। सबसे बाहर की लेयर को कहा जाता है ग्लाइकोकैलिक्स। ये ग्लाइकोकैलिक्स अगर आप बाहर की ओर देखो तो बैक्टीरिया में जनरली दिस लेयर, मतलब मान लो ये ग्लाइकोकैलिक्स का लेयर है, मैं अपने हैंड को ज्यूम करता हूं, दिस इज जो फेस आपके सॉरी, चलो ये जो फेस आपके इस साइड को फेस कर रहा है, जो आपको विजिबल है, दिस इज द आउटर सरफेस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, ऐसा मानो। और ये वाला पाम जो है, जो मेरी ओर विजिबल हो रहा है, मेरी फेस साइड है, दिस इज द इनर सरफेस ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स लेयर। तो ये जो आउटर सरफेस है, दिस इज म्यूसिलेजिनस। ये म्यूसिलेजिनस होती है जो बैक्टीरिया को एक पर्टिकुलर प्लेस पर अटैच होने, एडहेयर होने में हेल्पफुल होती है। लेकिन इसके अपोजिट ये जो इनर सरफेस हो जाती है, दैट इज द स्मूथ लेयर। इसलिए इसको कहा जाता है एस लेयर और स्मूथ लेयर। इतनी बातें याद हो गई होगी आपको। चलो वापस चलते हैं। तो ये ग्लाइकोकैलिक्स दो कंडीशन हो सकती है। अगर ये ग्लाइकोकैलिक्स थिन लेयर होती है, इफ थिन लेयर, इट मे बी थिन लेयर और इट मे बी थिक लेयर। ओके, थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं इस पार्ट को थोड़ा सा ओमिट कर देता हूं, मिटा देता हूं, थोड़ी सी स्पेस बन जाए। तो बेटा आप यहां देखें, thin layer and thick layer. The glycocalyx layer may be thin और thick in nature. दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो अगर ये thin layer होती है तो obviously if thin, इसको का नाम दिया जाता है called slime layer। और ऐसे सारे बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है एग्जाम्पल के तौर पर स्लाइम लेयर बैक्टीरिया। क्या कहा जाता है? स्लाइम लेयर बैक्टीरिया। इफ थिक, अगर ये थिक लेयर हो जाती है तो इसे नाम दिया जाता है यस कैप्स्यूलेटेड बैक्टीरिया। कैप्सूल,
दिस लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल एंड दिस टाइप ऑफ लेयर इज कॉल्ड कैप्सूल। ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया। अब एक बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सुने फिर आंसर करें। दोनों में दो बैक्टीरिया, दोनों टाइप के बैक्टीरिया क्या करते हैं? इन्फेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग्स को, हमें इन्फेक्ट करते हैं। तो इन दोनों टाइप के बैक्टीरिया में कौन सा बैक्टीरिया हमारे लिए ज्यादा डेंजरस है या हमारे इम्यून सिस्टम को ये ज्यादा अफेक्ट कर सकता है बैड मैनर में? Yes, obviously this capsulated bacteria is more harmful for our immune system. हमारे immune system के लिए these capsulated bacteria are more harmful, right? क्योंकि capsulated bacteria की जो लेयर हो जाती है ग्लाइकोकैलिक्स, that is tough and thick and tough layer. ये thick होती है, thick and tough layer. ऐसा NCERT भी कहती है। आप NCERT को जब फॉलो करेंगे तो आपको ये आपको मिला रहेगा, ठीक है। तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आपको नीट में पूछ दिए जाते हैं, राइट। चले, ये हो गई ग्लाइकोकैलिक्स। मैंने आपको आउटर सरफेस म्यूसिलेजिनस और इनर सरफेस एस लेयर या स्मूथ लेयर होती है। क्यों होती है आउटर सरफेस म्यूसिलेजिनस? सो दैट द बैक्टीरिया कैन स्टिक ओवर अ सॉलिड सरफेस इजीली, राइट। तो अब सेकेंड लेयर की बात की जाए तो सेकेंड लेयर आप देखोगे एनवेलप सिस्टम में सेकेंड लेयर क्या हो जाते हैं? यस, द मिडल लेयर इज योर वेरी गुड बैक्टीरियल सेल वॉल। एज आई टोल्ड यू, जैसा अभी मैंने आपको कहा, बैक्टीरियल सेल वॉल जो इंटरमीडिएट और मिडल लेयर होती है। Now you may ask a question to me, sir, even cell wall are present in fungi, fungal cell wall, plant cell wall, algal cell wall, and in some protist also cell wall are there. But the composition of cell wall varies in fungi, plants, algae, even algae are also कंसिडर्ड एज प्लांट। एल्गी को भी प्लांट में रखा जाता है, लेकिन एल्गी सेल वॉल और जो हायर प्लांट्स की सेल वॉल होती है उसके कंपोजिशन में डिफरेंस है। जब मैं आपको सेल वॉल पढ़ाऊंगा पर्टिकुलरली इन यूकैरियोट्स, देन आई विल डिस्कस इन डिटेल। तो बैक्टीरियल सेल वॉल कंपोजिशन में फंगल सेल वॉल और प्लांट सेल वॉल से डिफरेंट होती है। अगर इसके केमिकल कंपोजिशन की हम लोग बात करें तो केमिकली किसकी बनी होती है? एक हेटेरोसैकराइड composed of a heteropolysaccharide। इस हेटेरोपोलीसैकेराइड का नाम होता है पेप्टिडोग्लाइकन। अब इस पेप्टिडोग्लाइकन में थोड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं। पेप्टिडोग्लाइकन की जो स्ट्रक्चर देखी जाती है तो ये किसकी बनी होती है? इसमें दो कंपोनेंट पाए जाते हैं। एक तरफ हो जाती है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, शॉर्ट में आप बच्चे इसे NaM कर सकते हो, नैम। और दूसरी तरफ क्या होता है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, शॉर्ट में आप इसे NaG नैक कर सकते हो। तो दोनों एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन एंड एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड बोथ आर एक्चुअली पॉलीसैकेराइड, राइट। कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसैकेराइड होते हैं। ये दोनों नैम और नैक ये आपस में, जैसे ये क्या हो गया नैम NaM, नैम 1 2 3, इस तरह से एक लंबी चेन लगी होती है। यहां आपकी हो जाती है NaG नैक NaG। जब बैक्टीरियल सेल वॉल के स्ट्रक्चर को या कंपोजिशन को ऑब्जर्व किया गया, देखा गया, तो उसमें क्या देखा गया? इनके बीच एक बॉन्ड पाया जाता है जिसे कहा जाता है बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। बीटा
1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड हेटेरोसैकेराइड के बीच में बनते हैं। इन दोनों के बीच में यहां पर 8 पॉलीपेप्टाइड, यहां पर एक चेन बन जाती है अमीनो एसिड की, 8 पॉलीपेप्टाइड, जिसको कहा जाता है आपका ट्रांसपेप्टाइड चेन। ट्रांसपेप्टाइड चेन, दिस अमीनो एसिड, 8 अमीनो एसिड की जो चेन होती है दैट इज कॉल्ड ट्रांसपेप्टाइड चेन। तो ये चेन दोनों नैम और नैग रेसिड्यूज को आपस में जोड़ने का काम करती है। अब थोड़ी सी इसमें इंटरेस्टिंग बात हम लोग समझते हैं, सीखते हैं। आप बच्चों ने सुना होगा ये पेप्टिडोग्लाइकन ज्यादातर किसमें पाया जाता है? बैक्टीरिया को इसी के बेस पर क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। इसमें एनसीईआरटी में एक टर्म आती है ग्राम सिस्टेनिन। तो ये जो पेप्टिडोग्लाइकन है इसकी केमिकल कंपोजिशन ये है, इतनी बात अभी मैंने आपको बताई। अब फिर मैं आपको आगे बता रहा हूं। पेप्टिडोग्लाइकन के बेसिस पर जैसे कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिसमें पेप्टिडोग्लाइकन की अमाउंट ज्यादा होती है। ऐसे बैक्टीरिया जिसके सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट 70 to 80% हो, ऐसे बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। लेकिन जिन बैक्टीरिया के सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट 10 to 20% हो, ऐसे बैक्टीरिया को कहा जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को पेप्टिडोग्लाइकन के बेस पर, उसके अमाउंट के बेस पर कैसे क्लासिफाई किया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आता है कि सर व्हाट इज दिस ग्राम, ये टर्म ग्राम क्या है। तो इसको समझते हैं। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था क्रिश्चियन ग्राम। क्रिश्चियन ग्राम ये बहुत अच्छे माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे, बैक्टीरिया पर काम करते थे। तो इन्होंने एक टेक्निक निकाली। इन्होंने ये देखा कि वर्ल्ड में जितने भी बैक्टीरिया हैं, चाहे वो सॉइल में मिले, याद रखिएगा सॉइल इज द रिचेस्ट सोर्स ऑफ बैक्टीरिया। सॉइल में हर टाइप के बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया चाहे सॉइल में हो, वाटर में हो, फूड में हो, हमारी बॉडी में हो, कहीं भी हो, XYZ, बैक्टीरिया आर यूबिक्विटस, हर जगह पाए जाते हैं। तो इन बैक्टीरिया को क्रिश्चियन ग्राम ने इनको क्लासिफिकेशन करने के लिए, बैक्टीरिया को क्लासिफाई करने के लिए, सेपरेट करने के लिए एक स्टेनिंग टेक्निक डेवलप की। स्टेनिंग टेक्निक क्या होती है जो आप लैब में करते हो? एक छोटी सी स्लाइड पर क्रिस्टल वॉयलेट, एक छोटी सी स्लाइड पर क्रिस्टल वॉयलेट बैक्टीरियल कल्चर को पहले इन्होंने, ये मान लो एक छोटी सी इसी साइज की स्लाइड होती है जैसा मैंने बनाया है, ये आपको लैब एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं। तो आपको इस, ये मान लो ये बैक्टीरिया है, ठीक है। तो इस बैक्टीरिया को हीट फिक्स कर दिया। अब इस बैक्टीरिया पर क्रिस्टल वॉयलेट या जेंटियन वॉयलेट सॉल्यूशन की 2-4 ड्रॉप डाली गई। इसको एसीटोन से वॉश किया गया। फिर इथाइल 95% इथाइल अल्कोहल से जब वॉश किया जाता है, उसके बाद मतलब टोटल इसमें 2 मिनट का एक्सपेरिमेंट है। उसके बाद इस बैक्टीरिया को माइक्रोस्कोप में देखा गया, ऑर्डिनरी ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप जो हमारे लैब्स में अवेलेबल है। तो जब जो भी बैक्टीरिया पर्पल कलर के अपीयर होते हैं, याद रखिएगा पर्पल कलर के बैक्टीरिया जो भी होते हैं, पर्पल कलर्ड बैक्टीरिया, पर्पल कलर, बैगनी कलर, ठीक है, बैगन के कलर का, ब्रिंजल के कलर का, पर्पल कलर बैक्टीरिया, इन्हें कहा जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया पिंक या कलरलेस से अपीयर होते हैं, एक्चुअली कलरलेस नहीं होता, ये आपका क्या होता है, स्लाइट पिंक होता है। तो ऐसे सारे बैक्टीरिया को नाम दिया जाता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा क्लासिफिकेशन है। अब सवाल ये है कि आप ये बोलोगे सर क्रिश्चियन ग्राम ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि क्या होता है कि कभी भी बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन जब भी आप जाओ, जैसे आप बैक्टीरियोलॉजी पढ़ो,
माइक्रोबायोलॉजी पढ़ो, मेडिकल फर्स्ट ईयर में, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में आपको माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाई जाती है। तो वहां पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को डिफरेंशिएट करना कंपलसरी होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए एक सेपरेट ग्रुप ऑफ एंटीबायोटिक्स होते हैं और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को मारने के लिए अलग टाइप के एंटीबायोटिक्स होते हैं। हाँ, कुछ एंटीबायोटिक्स ऐसे होते हैं जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को दोनों को मारते हैं। तो जैसे राइजोबियम का आपने नाम सुना था, दैट इज ग्राम पॉजिटिव। एस्चेरिचिया कोलाई जो आपकी बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव। तो आने वाले टाइम में आपको क्लास 11th और क्लास 12th में ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये दोनों टर्म्स आपको हमेशा आएंगे। तो दोनों में ये जानना जरूरी कि बैक्टीरिया पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, आपने सुना होगा एक फेमस एंटीबायोटिक, द फर्स्ट एंटीबायोटिक जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाई थी, उसका नाम है पेनिसिलिन। ये पेनिसिलिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को क्या करता है? पेनिसिलिन एंटीबायोटिक किल्स ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, बट पेनिसिलिन इज इनइफेक्टिव फॉर ग्राम नेगेटिव। ग्राम नेगेटिव को ये नहीं मार सकता है, ग्राम पॉजिटिव को मारता है। तो जो फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन डिस्कवर किया गया था फ्रॉम पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम फंगाई बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ये पेनिसिलिन इसे किल कैसे करता है? दिस पेनिसिलिन एक्ट्स ऑन बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये क्या करता है? ये जो बॉन्ड बन रही है इसको ये ब्रेक कर देता है। जब ये बॉन्ड ही ब्रेक हो गई तो ऑल दीज नैम रेसिड्यूज कैन नॉट एसोसिएट टुगेदर। नैम बॉन्डिंग आपकी साथ में नहीं जुड़ सकती है, तो सारे के सारे क्या हो जाते हैं कि सारे के सारे आपके रिमूव होते चले जाते हैं। सिंपल सी बात, 100 बात की एक बात कि ग्राम पेनिसिलिन क्या होता है? पेप्टिडोग्लाइकन के लेयर को बनने नहीं देता है। इट इन पेनिसिलिन इनहिबिट्स द सिंथेसिस ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन लेयर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन का अमाउंट ज्यादा होता है, 70 to 80%। ग्राम नेगेटिव में 10 to 20%। जिसके कारण क्या होता है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन नहीं बनाने के कारण, सिंथेसिस इनहिबिट होने के कारण ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता। और जब ये सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होगा तो ड्यू टू लीकेज ऑफ साइटोप्लाज्म ये क्या हो जाता है? बैक्टीरियल सेल वॉल नहीं बन पाने के कारण पेनिसिलिन किल्स द ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। सो दिस इज द मोड ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, राइट। क्लास 12th में आपको पेनिसिलिन के बारे में पढ़ना है, लिखना है, तो इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा पेनिसिलिन के मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस कर दिया। चलिए, ये तो हो गई बैक्टीरियल सेल वॉल। ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या होता है? क्रिश्चियन ग्राम ने पूरे वर्ल्ड के बैक्टीरिया को मेनली 2 टाइप में डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव, राइट। द थर्ड मोस्ट लेयर, अब तीसरे लेयर की ओर चले तो तीसरा लेयर इसमें कौन सा बेटा? यस, द इनर मोस्ट लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कौन सा लेयर हो जाती है? यस, द इनर मोस्ट लेयर इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की केमिकल कंपोजिशन ये सब में सेम पाई जाती है। यस, the chemical composition of plasma membrane is almost the same in both prokaryotic and eukaryotic cells. प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों में सेम कंपोजिशन प्रेजेंट होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। तो अब सवाल ये है, सर प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या मैं अभी डिस्कस करूं? नहीं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मैं आपको डिस्कस करूंगा सेपरेटली, 1 या 2 लेक्चर में। आपको 1 आवर की लेक्चर होती है, उसमें आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरा पढ़ाया जाएगा जब मैं आपको यूकैरियोटिक सेल स्टार्ट करूंगा, राइट। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज द इनर मोस्ट लेयर एंड इट्स केमिकल कंपोजिशन, मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन, लाइपोप्रोटीनेसिस नेचर, फॉस्फोलिपिड, ये चीजें यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, दोनों में कॉमन होती है।
और इस पर बेस्ड जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाए कि प्लाज्मा इस विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज कॉमनली केमिकली कॉमन या स्ट्रक्चर इज केमिकली सिमिलर इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो आपका आंसर होना चाहिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऐसे क्वेश्चंस पीवाईक्यू में आप जब सर्च करोगे तो ऑब्वियसली आप पाओगे, राइट। चले, अब इसके आउटर सरफेस पर आप देखोगे यहां से एक स्ट्रक्चर निकलती जिसे कहा जाता है फ्लैजेला। दूसरा, कुछ स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं इसके आउटर मेम्ब्रेन पर जिसे कहा जाता है फिम्ब्री फ्लैजेला उसके बाद these are the tubular structures, tube-like structures, these are called पिलाई। ये तीन स्ट्रक्चर आपको आउटर सरफेस पर पाए जाते हैं जिसके बारे में आपको क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं, ठीक है। पहले बात कर लेते हैं फिम्ब्री और पिलाई की। फिम्ब्री क्या हो जाते हैं, ये बैक्टीरिया को अटैच करने में हेल्प करता है। स्मॉल आउटग्रोथ्स हो जाते हैं जो क्या हो जाते हैं, दीज आर स्मॉल आउटग्रोथ्स व्हिच हेल्प इन बैक्टीरिया टू स्टिक ओवर ऑन द सॉलिड सरफेस। जैसे मान लो कोई बैक्टीरिया है, जिस ये बैक्टीरिया है, यहाँ रॉक थी, इसके ऊपर क्या होता है, इस बैक्टीरिया को स्टिक करना है। मान लो ये बैक्टीरिया वाटर में है, या ऐसा मान लो कि ये बैक्टीरिया हमारे टिश्यू पर है और ये ब्लड का फ्लो हो रहा है या वाटर का फ्लो हो रहा है पर्टिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है, कुछ भी आप मान सकते हो। तो अब इस बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया भी इसके साथ फ्लो के साथ चला जाएगा, करंट फ्लो के साथ। तो इससे बचने के लिए थोड़े से कुछ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हो जाते हैं जो इसके आउटर सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। दीज माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स हेल्प द बैक्टीरियल सेल टू एडहेयर ऑन द सॉलिड सरफेस। ये सॉलिड सरफेस पर इसको स्टिक करने में, एडहेयर करने में इसको हेल्प करती है, ओके। दीज आर कॉल्ड फिम्ब्री। इसके फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, मैच द फंक्शन, फिम्ब्री का फंक्शन, पिलाई का फंक्शन, फ्लैजेला का फंक्शन, ये सब पूछ दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं पिली। ये एक स्पेशल प्रोटीन का बना होता है जिसका नाम होता है पिलीन प्रोटीन। अब इसके फंक्शन क्या हो जाते हैं पिलाई के, आगे आप पढ़ोगे किंगडम मोनेरा में। बैक्टीरिया अंडरगो बोथ असेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस। जब बैक्टीरिया एक बैक्टीरियम सेल टू बैक्टीरियल सेल में कन्वर्ट होता है स्प्लिटिंग से, फिजन से, दैट इज कॉल्ड बाइनरी फिजन। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी बैक्टीरिया क्या होता है कि कंजुगेशन से, मतलब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से कनेक्टेड होता है, जस्ट लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो चूंकि यहां गैमेट्स नहीं बनते इसलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड कंजुगेशन और सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस, जो कि आपको क्लास 12th के मोलिकुलर बायोलॉजी में आपको पढ़ना है, कंजुगेशन कैसे होती है। तो ये सारे पिलाई मिलकर क्या बना देते हैं, एक कंजुगेशन ट्यूब बना देते हैं, जिसको एक फर्टिलाइजेशन ट्यूब बनाते हैं, कंजुगेशन ट्यूब बनाते हैं, जो इस बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को या प्लाज्मिड को दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफर करने में हेल्प करता है, जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कंजुगेशन ट्यूब। इसी ट्यूब की मदद से इसका जेनेटिक मटेरियल रिसिपिएंट या दूसरे बैक्टीरिया के साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर होता है। ये कंजुगेशन का प्रोसेस आपको क्लास 12th में पढ़ना है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। तो ये वहां की चीज है, वहां पर आपको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। अब लास्ट में चलते हैं हम लोग फ्लैजेला। तो अब आप मुझसे पूछ सकते हैं सर फ्लैजेला आर प्रेजेंट इन फ्लैजेला आर प्रेजेंट इवन इन, किसमें पाई जाती है, फ्लैजेला आपकी पाई जाती है
यूकैरियोटिक सेल्स में भी, इवन स्पर्म सेल्स दैट ऑल्सो कंटेन फ्लैजेला। ब्रायोफाइट्स, एल्गी के जो गैमेट्स हो जाते हैं जो मूवमेंट को शो करते हैं, वाटर में मूवमेंट करते हैं, दोज गैमेट्स ऑल्सो शो आर फ्लैजिलेटेड, उसमें भी फ्लैजिला प्रेजेंट होती है। तो बेटा वो सारे हो जाते हैं यूकैरियोटिक सेल्स के जो फ्लैजिला होते हैं, दोज आर कॉल्ड यूकैरियोटिक फ्लैजिला। क्या कहते हैं इसे? यूकैरियोटिक फ्लैजिला। चूंकि ये बैक्टीरियल सेल है तो इसीलिए इसे नाम दिया जाता है प्रोकैरियोटिक या बैक्टीरियल फ्लैजेला। तो इसके बारे में जान ले, उसके बाद जब मैं आपको यूकैरियोटिक फ्लैजिला पढ़ाऊंगा तो यूकैरियोटिक फ्लैजिला में आई विल डिफरेंशिएट बिटवीन द बोथ, मतलब बैक्टीरियल फ्लैजिला एंड यूकैरियोटिक फ्लैजिला, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है इस चीज को मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो बैक्टीरियल फ्लैजिला की अगर बात की जाए तो ये सारे बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता, ये उस बैक्टीरिया में पाया जाता है जो मोटिलिटी यानी जो मूवमेंट को शो करते हैं, मतलब लिक्विड मीडियम में स्विम करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया कहलाते हैं मोटाइल बैक्टीरिया। इसे एक ऐसे लिख सकते हैं, प्रेजेंट इन मोटाइल बैक्टीरिया। मोटिलिटी कैसे करते हैं? तो यहां मोटिलिटी दो टाइप से होती है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। जैसे मान लो ये फ्लैजिला है, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे 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 करते करते आपको क्या हो गया, ये अपने टारगेट पर पहुंच जाता है। इसके केमिकल कंपोजिशन की बात की जाए तो केमिकल कंपोजिशन कैसी हो जाती है? द केमिकल कंपोजिशन इट इज कंपोज्ड ऑफ अ प्रोटीन कॉल्ड फ्लैजेलिन। ये फ्लैजेलिन नाम के एक प्रोटीन का बना होता है जो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट करते हुए अपने पर्टिकुलर डायरेक्शन में लिक्विड मीडियम में स्विम करता हुआ चला जाता है, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक फ्लैजिला से रिलेटेड ये आपको इतनी सारी चीजें जाननी है। तो आज के वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया है आउटर सरफेस के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आपको बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म और इस बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर जो अदर स्ट्रक्चर्स जो मैंने फर्स्ट क्लास में आपको डिस्कस किए थे, जैसे मीसोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम, प्लास्मेड्स, राइबोसोम्स, इंक्लूजन बॉडीज, इन सारे पर्टिकुलर टॉपिक्स को मैं आपको डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो आई होप देयर मे बी 2 more video lectures for this particular topic प्रोकैरियोटिक सेल। क्योंकि आपको जो भी वीडियो लेक्चर आप देखो तो इसे रिलैक्स होकर और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखें। डिटेल का मतलब ये नहीं कि आपको पीएचडी करनी है। सिंस यू आर इन क्लास 11th, क्लास 12th और मे बी ड्रॉपर, सो ये आपको 11th 12th नीट स्टैंडर्ड के ही अब तक इनको आपको मैं डिटेल में एक्सप्लेनेशन करूंगा, ठीक है। आपको एमएससी या पीएचडी लेवल पर नहीं पढ़नी है, आपको सेम पढ़नी है, नीट का सिलेबस पढ़नी है और उसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझना है, सो दैट इन द नीट एग्जामिनेशन ऑल क्वेश्चंस मस्ट बी सॉल्व विदाउट एनी एरर, ठीक है। सो थैंक यू टू वॉच माई वीडियो। आई humbly रिक्वेस्ट टू प्लीज like, share and subscribe my YouTube channel as soon as possible and as maximum as it is possible. Thank you so much.